नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ और वह टॉपिक है आपको बैंक लोन से संबंधित। साथियों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी अगर लोन लिया है या फिर लोन लेने का सोच रहे हैं, या आपके परिवार के कोई सदस्य हैं उन्होंने लोन लिया है या लोन लेने का सोच रहे हैं, या फिर आपके कोई मित्र हैं जिन्होंने कभी लोन लिया है, या निश्चित तौर पे अगर वो कभी भविष्य में लोन लेते हैं, तो यह वीडियो देखना उन्हें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी सूक्ष्म जानकारी दूंगा जिसकी जानकारी के अभाव में हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। तो साथियों, बहुत देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। और साथियों, एक निवेदन होगा आप सभी से कि यह जो मेरा YouTube चैनल है, इसका उद्देश्य है कि जो कानून की जो सूक्ष्म जानकारी होती है, जो आप सभी को एक देश के नागरिक के तौर पे आपको मालूम होना चाहिए, वह इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को देने का प्रयास करता हूं। तो साथियों, आप सभी से एक निवेदन होगा कि मेरे इस YouTube चैनल लॉकुल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। साथियों, जो बैंक लोन की बात होती है, तो निश्चित तौर पे जो बैंक हमें लोन देती है तो उसके एवज में बैंक कोई ना कोई सिक्योरिटी लेती है। तो मान लीजिए कि अगर आपने कोई जमीन के एवज में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करी है और उसके एवज में अगर बैंक आपको लोन देती है, तो वहाँ पे आपकी जो जमीन के कागज होते हैं वो मॉर्टगेज के रूप में बैंक रख लेती है, वहाँ पे बैंक की सिक्योरिटी हो जाती है। दूसरी बात है कि मान लीजिए आपने गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से अगर लोन लिया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो गाड़ी के लिए आपने लोन लिया है उस गाड़ी पर बैंक सिक्योरिटी चार्ज कर लेती है। वैसी स्थिति में जो गाड़ी का होता है, जो मालिकाना हक होता है, वो बैंक के पास ही रहता है। हाइपोथिकेशन जो ओनरशिप होती है वह उस कंसर्न बैंक या फिर जो NBFC होती है कंपनियां, उनके पास उसका मालिकाना हक होता है। ठीक है साथियों, तो वैसी स्थिति में अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटाइजेशन की बात नहीं होती है। वहाँ पर जो आपका जो ऋण का जो लोन का जो भुगतान होता है, और वो भुगतान किया जाता है आपकी सैलरी पर। तो वैसी स्थिति में मान लीजिए कि कोई डिफॉल्टर होता है, तो अगर प्रॉपर्टी मॉर्टगेज होती है तो वहाँ जमीन जो भी कागज होते हैं उसको ऑक्शन करके प्रॉपर्टी को बेचकर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक या NBFCs होती हैं, वो अपना ऋण जो होता है उसका रिकवरी कर लेती हैं। ठीक है साथियों, और मान लीजिए कि वैसी स्थिति में अगर किसी ने गाड़ी का लोन लिया है और उस ऋण का जो भुगतान समय पर नहीं किया है, तो वैसी स्थिति में उस गाड़ी को बेच के जो कंसर्न बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वह अपने जो लोन होता है, जो ऋण होता है, उसका रिकवरी वो कर लेती है। लेकिन पर्सनल लोन की जहाँ पर बात आती है, तो वहाँ क्या होता है कि बैंक आपको एक नोटिस भेजती है, और वो नोटिस कब भेजती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 किस्त जो है उसका डिफॉल्ट अगर आपसे होता है, तो वहाँ बैंक आपको एक रिमाइंडर नोटिस भेजती है, और जो तीसरा किस्त जो अब आपका फेल होता है, तो वैसी स्थिति में बैंक आपको एक लीगल नोटिस भेजती है। तो यहाँ आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि अगर आप बैठ जाते हैं घर पर, तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर है कि बैंक तो अपना पैसा वसूलेगी, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बैंक स्वतंत्र है। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या है साथियों कि सन 2022 में एक RBI का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आया हुआ था, जिसके तहत आप अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। वैसी स्थिति में क्या होगा कि आप डरे नहीं, आप बैंक में जाएं, डायरेक्ट जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे आप मिले और उनको अपनी परेशानी से अवगत कराएं कि साहब, जो मैंने लोन लिया था, आज की स्थिति मेरी ऐसी है कि मैं उस लोन का अभी फिलहाल में भुगतान नहीं कर सकता हूँ, मुझे सेटलमेंट करना है, मुझे पैसा देना है, भुगतान करना है, अपने ऋण का जो है भुगतान करना है, लेकिन आज मेरी स्थिति सही नहीं है, तो मुझे कुछ समय दिया जाए। तो यहाँ पे साथियों जो RBI का गाइडलाइन है, वैसी स्थिति में जो लोन पेमेंट का टेन्योर होता है, मान लीजिए कि 5 साल के अंदर आपको लोन का जो है भुगतान करना है। ठीक है, जो आपने ऋण लिया है उसका लोन का पेमेंट करना है, तो बैंक अगर आपकी स्थिति देखती है, वहाँ लगता है उसको, तो आपका जो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो लोन का जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पर। हाँ, आपका इंटरेस्ट कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन आपको टाइम वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, वैसी स्थिति में मान लीजिए कि आप 1 टाइम सेटलमेंट की भी बात कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कुछ जो है रियायत भी दी जा सकती है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख का लोन लिया है और 10 लाख के लोन में मान लीजिए कि आपने 4 लाख का भुगतान किया, 6 लाख का भी भुगतान नहीं कर सकते हैं, तो बैंक से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि 6 लाख के अमाउंट को कम करके 4 लाख कर दिया जाए। तो यहाँ भी आप एक सेटलमेंट के माध्यम से 1 टाइम सेटलमेंट करके आप अपने ऋण का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक गाइडलाइन RBI ने इशू किया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है कि अक्सर हम सुनते हैं कि जो लोन रिकवरी एजेंट होते हैं उनके माध्यम से भी जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं अपने लोन की रिकवरी करते हैं। तो
तो यहाँ पर क्या होता है, मानसिक रूप से आपको बहुत प्रताड़ित किया जाता है उन जो लोन रिकवरी एजेंट होते हैं उनके द्वारा। क्या होता है, वो कभी भी आपको फ़ोन कर देते हैं, कभी भी आपके घर पहुँच जाते हैं। तो इसको लेकर आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया है और इस सुबह के जो 8 बजे है उससे पहले बैंक आपके दरवाजे पे नहीं आ सकती, आपके घर पे नहीं आ सकती है, ना आपको फ़ोन कर सकती है, और शाम के 7 बजे के बाद आपको न फ़ोन कर सकती है ना आपके घर आ सकती है। तो साथियों, ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। आशा करता हूँ जानकारी आप सबकी अच्छी लगी होगी और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉकल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।